बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कपत लेगा पाकिस्तान के नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान नूर शिमतरीन। और नाज़रीन करम आप देख रहे हैं इलेक्शन 2024 की खुसूसी नशरियात और हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे सीनियर तजियाकार जनाब शरीफ चोया साहब। सर आपको वेलकम करते हैं। बड़ी मेहरबानी आपकी जनाब। क्या सर चेंजेस आ रही हैं? सर काफ़ी सारा चेंजेस तो मेरे ख्याल में हम एक हफ्ते बाद जी तो चेंजेस तो बहुत तेज़ी से डेवलप हो रही हैं। और मतलब मैं अगर आपको ये बताऊं कि भी अगर हम N 150 की बात करें तो जब हम बैठ के डिस्कस कर रहे थे तो उस वक्त पीपल्स पार्टी के पास कैंडिडेट भी नहीं था जो बाज़ाहिर नज़र आ रहा था। लेकिन अब आप देखें कि 150 में पीपल्स पार्टी के पास राना महमूद हसन की शक्ल में एक अच्छा कैंडिडेट भी है और पीपल्स पार्टी वहाँ अपना पावर शो करने भी जा रही है। बिल्कुल उसी जगह पे पावर शो करने जा रही है जहाँ पे PP 217 के इलेक्शन में इमरान खान ने पावर शो किया था। अच्छा वही जगह है, वही जगह है, वही शामलाट का ग्राउंड है जी। और वहाँ पे जो मेरी तवक्को है उसमें यह है कि पीपल्स पार्टी एक अच्छा शो करने में कामयाब हो जाएंगे क्योंकि पीपल्स पार्टी के पास वहाँ विंग बहुत अच्छे हैं। मतलब अली मूसा का जो नीचे कैंडिडेट है राना सजाद वो भी वहीं पे ही होंगे उसी हलके में। राना ताहिर शबीर भी हैं, फिर ये राना महमूद हसन ख़ुद भी क्या नाम है इसका अली मूसा गिलानी भी, फिर इधर से शुजाबाद के इलाके भी। अगर ये सारे इकट्ठे उधर से गिलानी साहब के भी अगर सारे इलाके इकट्ठे हो जाएं तो वो एक वाकई एक अच्छा शो बड़े अरसे बाद आपको पीपल्स पार्टी की शक्ल में मुल्तान में जलसा नज़र आएगा। अच्छा मैं बाकी अगर हम हल्के की तरफ जाएं तो आपने क्योंकि 150 कहा था राना महमूद हसन का, इस फैसले को आप कैसा देख रहे हैं? सही फैसला था उसका? सर ये बहुत ज़्यादा ना सियासत में कुछ ऐसे फैसले करने पड़ते हैं जहाँ पे आपको अपनी इज़्ज़त कहें, अपना कद काट कहें या अपने आप को मनवाना पड़ता है। नहीं तो बज़ाहिर जो देखो ना इस वक्त तो एक बड़ी आम सी बात हो गई, निशानी आ रही है, साड़ी गल हो गई है भाई ऐसी आ रहे हैं। मतलब नून लीग के बारे में यही एक बात मशहूर है ना जी, भी साड़ी गल बन गई है। ठीक है जी। अब आप देखें कि आखिर ऐसी क्या वजूहात हैं कि जीती हुई पार्टी जो बज़ाहिर नज़र आ रही है, लोग भी उसके साथ खड़े हैं, मुस्लिम लीग नून का एक वोट बैंक भी है, फिर राना महमूद हसन का पूरा सियासी कैरियर जो है वो नून लीग से ही है, बीच में उन्होंने कोई जमातें नहीं बदली। उसके बाप का भी यही था, उसके वालिद साहब का भी उनका यही था। उसके आखिर 30-35 साल की कराबत जो है वो उन्होंने छोड़नी पड़ी। तो कोई वजूहात उसमें डेफिनेट सी बात है। वजूहात तो बहुत सारी होंगी ना। अभी वजूहात तो टिकट तो रफ़ीक रिजवानी के बेटे को भी नहीं मिला जी, ठीक है कि वो वहीं खड़े हुए हैं। टिकट तो तारिक रशीद को भी नहीं मिला। नहीं, तारिक रशीद को तो PP 217 से टिकट मिल गया ना जी। क्या था ना जी वो अब देखे ना एक बात ये ना एक बात ये है कि एक बंदा बिल्कुल आउट हो जाए और उसको पार्टी टिकट मिल जाए सूबाई सीट की तो वो कहता चलो मैं कहीं ना कहीं ऊपर वाली रेस में ना सही तो नीचे वाली रेस में तो मैं हूं। ये पॉलिटिक्स में राना महमूद हसन के हवाले से जो बातें मतलब सामने आई थी वो ये थी कि शायद मियाँ साहब इनसे नाराज़ हैं क्योंकि जब सेनेटर का इलेक्शन हो रहा था तो राना महमूद हसन सबसे आखिरी नंबर पे थे, जो जैसे कहते हैं ना ये माइनस होने वाले थे, लेकिन इन्होंने अपनी बरादरी का राजपूत का जो एक नेटवर्क चलाया उसमें ये सेंटर बन गए। और जिसको नून लीग बनवाना चाह रही थी जो उनका फिनांसर था वो हार गया। एक ये भी उसमें मतलब नाराज़गी का इजहार है। फिर दूसरा सलमान नईम की हार भी उसमें भी मरीम नवाज़ का जो है वो रद्द अमल है कि भाई उनको उसको हराने में भी इन्होंने कैंपेन पार्टिसिपेशन की जिसकी वजह से ये हारे। ये तो बज़ाहिर 2-3 वजूहात हैं जो आपके हमें सामने हैं। इसके हो सकता है इग्नोरेंस की और भी बड़ी पॉलिसी हो, नून लीग की जानब से उन्हें इग्नोर किया जाता रहा हो। अब बज़ाहिर तो लोग ये समझते हैं कि भी ये नून लीग ने सेनेटर बनवाया, ठीक है भी नून लीग के ज़ाहिर बात है उनके ऊपर एक लेबल है तो नून लीग तो वो मौजूद है, लेकिन उन्हें ये नहीं आइडिया कि भी राना महमूद हसन ने जो गेम की या जो अपनी बरादरी की जो गेम की उसमें वो जीत गए। अच्छा ये भी एक बंदे को पता हो कि यार इन्होंने मुझे हरवाना है और वो फिर भी लड़ रहा और वो फिर जीत जाए, फिर आप देखें ना उसके साथ फिर कैसा सलूक करते होंगे। अच्छा हमारी जो सियासत है ना जी वो बड़ी अजीब सी इसको कह लें कि गुंजलक है। 30-35 साल एक जमात के साथ रहने के बाद जब वो उस जमात में थे उन्होंने पीपल्स पार्टी का कुछ नहीं छोड़ा। अब वही जमात 35 साल की जो है दोस्ती याराना फैमिली वो सारा छोड़ के ऑल टुगेदर आप पीपल्स पार्टी में आ गए। अभी आप कहते हैं कि जी मुझसे मुस्लिम लीग नून वाले ये हैं, मुस्लिम लीग नून वाले ये हैं, मियाँ साहब ये हैं, मियाँ साहब वो है।
तो अवाम क्या रिस्पांस करेगी इनको? सर देखें, रिस्पांस तो डेफिनेट सी बात है, हमारे यहाँ अलमिया ये होता है कि पार्टी का वोट तो डेफिनेट होता है, शहरों की पॉकेट में तो वोट बैंक जो है ना वो पार्टी का ही होता है, देही इलाकों में पर्सनल वोट होता है, बिरादरी का हो गया, बिरादरी का। अब ये राना महमूद हसन का भी मतलब देखो ना, अगर नून लीग को मुल्तान में अगर 4, 5, 10 लोगों ने अगर पहचान दी होगी या उसको लेके खड़े होंगे तो उसमें उनका भी तो एक किरदार है ना सर। देखो ना जी, जो मुशर्रफ का दौर आया उसमें भी ये अपनी जमात के साथ खड़े रहे, ठीक है। फिर 2008 में पीपल्स पार्टी आई, फिर भी ये अपनी जमात के साथ खड़े रहे। पीटीआई का दौर आया, फिर भी इन्होंने नहीं, मतलब पीटीआई ने भी तो कसर नहीं छोड़ी ना सर, ठीक है, फिर भी ये अपनी जमात के साथ खड़े रहे। आफ्टर ऑल कोई ना कोई वजूहात तो सर हैं, और लोग ये है कि मैं नहीं समझता कि भाई राना महमूद हसन ने पीपल्स पार्टी ज्वाइन की तो ये विनिंग पोजीशन में आ गए हैं। डेफिनेट सी बात है, उनको जिस निशान के लिए अब वोट मांगना है वो यूं समझिए कि उन्हें वहां से 5% से शुरू करना है। 4-5% वोट बैंक होगा पीपल्स पार्टी का NA 150 में। अब उन्हें वो मतलब 5% से लेके उन्हें 25-30% पे लेके आएंगे तो मुकाबले की फिजा बनेगी ना जी। तो बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी जिसके पास गिलानी ख़ानदान के अलावा कोई कैंडिडेट नहीं थे, वो ये 2024 के इलेक्शन में पहली मरतबा मुल्तान से उनको प्रॉपर हल्के भारी वजनी, ये अलग बात है, लेकिन उन्हें कैंडिडेट मिल गया है। अभी पिछले इलेक्शन में तो 2 में तो 50 और 51 में कैंडिडेट ही उनके पास नहीं थे, तो ये बात है। अच्छा, फिर इसमें एक और जो मैं बीच में स्लॉट मुझे खाली नज़र आ रही है वो ये है कि NA 150 हो और NA 151 हो ना, इसमें जो ज़ैन कुरैशी और मेहर बानो की इस वक्त तक की जो कैंपेन है ना उसमें बहुत बड़ा खला है दोनों की। मतलब मेहर बानो 150 की कैंपेन कर रही है, 151 खाली पड़ा है। अब वो 151 में जाती है तो 150 खाली पड़ा है। ज़ैन कुरैशी अभी तक हमें नज़र नहीं आए फील्ड में जिस तरह कैंपेन होती, बाकी दिन कितने रह गए हैं, ठीक है। तो ये एक खला होगा कि भी अच्छा, अब ज़ैन कुरैशी साहब सिर्फ अब क्या टिकटॉकर के मतलब वो बुला रहे हैं सोशल मीडिया के लोगों को, उनके साथ टिकटॉक बना रहे हैं और वो हाईलाइट कर रहे हैं, और वो ठीक है 15-20-30 हज़ार लोग उसे देख रहे हैं, लेकिन वो जो 15-20-30 हज़ार लोग वोट देख रहे हैं वो वोटर तो नहीं है ना, वो तो पूरे पाकिस्तान से आपको लोग देख रहे हैं, आपका गाना सुन रहे हैं, उसको एंजॉय कर रहे हैं। ज़ैन कुरैशी जो वो 2217 PP से भी जीते थे, वो एक बूम था, अब वो बूम नहीं है, सही, अब वो स्ट्रगलिंग पोजीशन है। अब ये पोजीशन ये हो गई कि ज़ैन कुरैशी और मेहर बानो कुरैशी उस स्ट्रगलिंग से भी निकल गए। मतलब एक होता है ना जी कि मैं कैंडिडेट हूँ तो मुझे कैंपेन का मौका नहीं मिल रहा, लेकिन मैंने एफर्ट करनी है, मैं उस गली में भी जा रहा हूँ, उसमें भी जा रहा हूँ, उसको भी मना रहा हूँ, चीज़ें नज़र आ रही होती हैं ग्राउंड पे। ठीक है, आपको उस तरह से मीडिया की प्रोजेक्शन नहीं मिल रही होगी, लेकिन नज़र तो आ रहा होता है। हाँ, कम्युनिटी में तो नज़र आ रहा है, सोशल मीडिया पे भी नज़र आ रहा होता है कि भी आज ज़ैन कुरैशी ने जी एक जलसा कर लिया, छोटा सा एक कॉर्नर मीटिंग कर ली, 200 बंदूक अपने घर में ही इकट्ठा कर लिया। अभी तक तो हमें उनके अपने घर में ही इज्तिमा नज़र नहीं आया। तो ये खला जो है वो अगर अच्छे लोग मिल गए तो ये NA 150 में हो सकता है राना महमूद हसन को टाइट पोजीशन पे ले आए। अच्छा, राना महमूद हसन का जो मुस्लिम लीग नून की जो पॉलिसी थी, उन्होंने जो लास्ट इलेक्शन में इसमें अंसारी था, आमिर सईद अंसारी, उसमें लास्ट आपने बताया था कि मेरे ख्याल में 80,000 के करीब वोट उसने लिए थे, उसको उन्होंने रिजेक्ट करके उसको जावेद अख्तर अंसारी को जो PTI का MPA था उसको उन्होंने NA का टिकट दे दिया। अच्छा, अभी इस तरह की इन्वायरमेंट में तो जो वर्कर है वो डिस्टर्ब होता है ना। मैं 10 साल से मेहनत कर रहा हूँ, मैंने एक वोट बैंक बना दिया, लोगों को निकाल के पोजीशन भुगत के मैंने 80,000 तक पहुँचाऊँ, फिर मुझे कहते हैं तू भाई जा, ये हम दूसरी जमात का बंदा लेके आ रहे हैं, इसको इलेक्शन लड़ा रहे हैं। अच्छा देखें, अब दूसरी जमात का जब बंदा जब आप एक्सेप्ट करेंगे, मतलब नून लीग, मैं समझता हूँ नून लीग एक वाहिद जमात है या थी, जो भी आपसे कहें, जिसके पास प्रॉपर कैंडिडेट है पूरे पंजाब में, ठीक, मतलब मल्टीपल कैंडिडेट हैं एक के नीचे इस वक्त भी। अगर एक आपके पास मतलब मल्टीपल चॉइसेस हैं, कि मिसाल के तौर पे भी आप अब्दुल वहीद अराई को नहीं टिकट देना चाहते, आपके पास राना महमूद की चॉइस थी, राना महमूद को भी नहीं देना चाहते, आमिर सईद अंसारी की आपके पास चॉइस थी, मतलब इस तरह मल्टीपल चॉइसेस हर हलके में थी, ठीक है।
अब जो मेरा नुक्ता आज भी वही है जो आज से हफ्ता पहले था कि नून लीग का मुकाबला नून लीग से ही होगा। जिन सीटों पे एडजस्टमेंट की गई है या जिन सीटों पे अननोन बंदे को एडजस्ट किया गया है वहाँ पे मुकाबला नून लीग का नून लीग से ही होगा। मुझे ये बताएं कि अगर रफ़ीक रजवाना साहब जहांगीर तरीन की हिमायत कर दी, मीडिया पे भी आ गए, तस्वीरें बन गई, ओ बल्ले बल्ले हो गई जी, नारे लग गए। अगर वो उस तरह से दिलचस्पी नहीं लेते जिस तरह के वो नून लीग के कैंडिडेट अपने बेटे के लिए लेते हैं, मुझे ये बताएं वो तरीन साहब कहाँ खड़े होंगे फिर? अगर उस दिन वोटर ना निकला नून लीग का सिर्फ, हम इसमें अभी पीटीआई का, पीपल्स पार्टी का, किसी का नहीं डिस्कस कर रहे। जो मिसाल के तौर पे हम लास्ट टाइम कहा था कि भी शहर में तारिक रशीद ने 80-85 हज़ार के वोट लिए, इट्स मीन इतना वोटर है ना सर। अगर ये वोटर मोबिलाइज ना हुआ तो क्या होगा? तो ये नून लीग का शहरों में मुकाबला नून लीग से ही है। पीटीआई का जो कैंडिडेट है, जो मजबूत है, जो ज़रा जिसमें थोड़ा दमखम है, वो अपनी कैंपेन कर रहा है स्लो, उसे पता है कि भी मैंने किस स्पीड से चलना है, क्योंकि वो ओवर स्पीड पर जाएगा तो जंप पे गिर जाएगा, उसे पहले ही नीचे नप लेंगे। अच्छा जो साहब आप 50 और 51 की बात कर रहे थे, मेहरबानों की और जैन कुरैशी की, इन दोनों के विंग्स भी तो टूट गए हैं ना जी। बिल्कुल टूट गए। मतलब इधर से डॉक्टर अख्तर मलिक और इधर से जावेद अंसारी, दोनों मेन जो इसके पिलर से। सर देखें ना, उसमें अगर आप ये तो आप इसके पिलर देख रहे हैं ना, नहीं जो नून लीग में शामिल हो गए, डॉक्टर जावेद सिद्दीकी पीटीआई से नून लीग में आ गए, लेकिन उधर से वासिफ रां भी जो पीटीआई का एक मजबूत धड़ा था वो पीपल्स पार्टी में चला गया। मलिक अरशद रां जो पीपल्स पार्टी के उस पर इलेक्शन लड़ते रहे और नहीं जीत सके, वो चले गए नून लीग में। अच्छा नून लीग में गए भी सही, अहमद हुसैन डेढ़ के कहने पे गए, जिसके कहने पे भी गए, वहाँ से टिकट भी ना मिला, तो वो भी एक कन्फ्यूजन है। ठीक है, ये बात आपकी दुरुस्त है कि जब इसके N150 के विंग्स टूटे हैं, वो विंग्स नुकसान तो पीटीआई को हुआ ना जी। उसकी बेस पे वो मेरे ख्याल में कोई डिस्टर्ब होंगे या डिस्टॉर्टेड होंगे कि ये अभी किधर जाएं जी, क्योंकि हल्का एमपीए ने संभाला हुआ होता है ना जी, तो आप जब जाते हैं तो वो एमपीए आपको सारा राउंड करवाता है। ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। तो वो अगर एमपीए का नहीं है तो आपके पास उठिए ही नहीं है, नहीं कहाँ जाके बैठेगा एमएनए, सर डिस्टर्ब हो गया। इसमें होता ऐसे ही है कि जो यूनियन कौंसिल लेवल पे जो लोग होते हैं ना जी, वो एमपीए को सपोर्ट कर रहे होते हैं और एमपीए प्लान करके ऊपर एमएनए को मतलब सपोर्ट कर रहा होता है ना। ये नहीं होता कि एमएनए जीत जाए और नीचे मतलब दोनों जो है ना वो एमपीए हार जाएं। होता ये है कि भी दोनों एमपीए की सपोर्ट से एमएनए बनता है। ठीक है। अच्छा इसी तरह अगर हम बात जैसे अगर पहले कर रहे थे 148 की, अगर हम बात ऐसे करते करते निकल जाते हैं, गिलानी साहब का मुकाबला बड़ा टाइट जा रहा है। ठीक है, शहरी हलकों में जो है वो हमने बैरिस्टर तैमूर की पोजीशन बेहतर देखी। मैं इसमें चाह रहा था कि लास्ट हमने प्रोग्राम किया तो उस वक्त बैरिस्टर तैमूर की पिक्चर क्लियर नहीं थी। अब वो क्लियर हो गया, अभी वो कंपेन भी कर रहा है। तो उसके बारे में पहले थोड़ा सा कमेंट्स कर ले इन तीनों को। सर उसमें ये है कि जो सिकंदर बोसन भी क्लियर हो गया, सिकंदर बोसन क्लियर हो गया, उसकी भाई को टिकट मिल गई। एमएनए पे अभी 2 कैंडिडेट्स हैं, पार्टियों के 3 कैंडिडेट्स हो गए, गिलानी साहब हो गए, अहमद हसन डियार हो गया और बैरिस्टर तैमूर हो गए। 3 कैंडिडेट्स। लास्ट टाइम हमारे पास कंफ्यूजन थी कि बोसन को टिकट मिलती है कि नहीं मिलती, अब तो क्लियर हो गई, अभी क्लियर होगी। अब इन 3 को एनालिसिस कर लें क्विकली, फिर हम इनके विंग्स पे भी बात कर लेते हैं। अच्छा इसमें ये है कि जो बैरिस्टर तैमूर है ना जी, उनका जो ये विंग है वसीम बादोज़ई वाला, जो पीपी 214 वाला है, ये काफ़ी मजबूत है। ओके, मतलब वसीम बादोज़ई की अच्छी पोजीशन है वहाँ पे। मतलब मैंने खुद विज़िट किया है ये जो मुजफ्फराबाद का इलाका, गार्डन टाउन का और कासिम बेले के इस एरिया में अच्छी ग्रिप है। अच्छा चूँकि फिर बैरिस्टर तैमूर का भी और वसीम बादोज़ई का घड़ियाल निशान है, साइन सिंबल, तो वो सेम है, वो दोनों एक दूसरे की कंपेन कर रहे हैं। ओके। अच्छा इसी तरह नून लीग को भी बड़ा एडवांटेज है पीपी 214 में, क्योंकि शहजाद मकबूल भुट्टा बहुत अच्छा कैंडिडेट है। अच्छा वो जब नून लीग कहीं नहीं थी वो तब भी एमपीए था। लेकिन डेढ़ की हमारे प्रोग्राम में आके उसने शहजाद मकबूल भुट्टे के बारे में बड़े सख्त रिमार्क्स दिए थे कि जी मैं पार्टी को एडवाइस करूंगा कि जी इसको टिकट ना दें, इसका करैक्टर ठीक नहीं है, ये इसके कारोबार ठीक नहीं है, धंधे ठीक नहीं है, तो मैं एंड तक कोशिश करूंगा कि इसको टिकट ना मिले। सर ये इनके आपस में क्लैश, एमपीएमएनए क्लैश जो है ना जी टिकट से पहले तक के होंगे ना जी। क्योंकि उससे पहले अहमद हुसैन डेढ़ साहब कोशिश कर रहे होंगे भी जो मेरा
राइट बहादुर का उन्होंने कहा भी था प्रोग्राम में, राइट विंग हो वो आ जाए। वसीम बहादुर का उनका एडवांटेज ये है ना जी कि यूथ उसके साथ है ना जी। अभी भी अगर आप एमओ डेढ़ की स्पीच किसी दिन जलसे में खड़े होकर सुन लेना जी, वो आधी से ज़्यादा इमरान खान की करते हैं कि इमरान खान ठीक आदमी थे, जो ठीक आदमी हैं उनको दाएं बाएं वालों ने मरवाया। तो वहाँ पे फिर लोग भी सवाल करते हैं भी दाएं में एक आप भी थे, बाएं भी आप जैसे ही थे, तो फिर इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने मरवा दिया। सही। लेकिन वो कहते नहीं, मैंने तो पीटीआई वाले जब ये हो रहा था 9 मई वाला वाक़या, मैंने पीटीआई वाले बड़े बंदे बचाए, तो लिहाजा पीटीआई जो यूथ है वो मुझे वोट दे कि मैं उनका मोहसिन हूँ। तो ये सारा पीटीआई का नफरत वाला वोट, पार्टी भी उन्होंने छोड़ दी, उसके बाद मुस्लिम लीग नून का वोट, सिकंदर बोसन का वोट, ये कितनी सपोर्ट करेगा डेहर को? सर ये एक बात तो बड़ी क्लियर है कि जो पीटीआई का वोटर है ना जी, वो अभी इंटैक्ट है। वो के कंपेन नहीं हो रही, उसको ये नहीं पता उम्मीदवार कौन है, उसका निशान क्या है, उसका पोलिंग स्टेशन कहाँ बना है, उसका पोलिंग एजेंट कौन होगा, मतलब ये कभी उनको कुछ नहीं पता। लेकिन उसके बावजूद वो कहते हैं कि भी वो जो नजरिया है उनका, वोट उसका है। अच्छा, इस बेस में तो वो फिर गिलानी को थोड़ा सा एज मिलता है। सर गिलानी साहब को ये एज मिला है कि जो सिकंदर बोसन साहब ने पार्टिसिपेशन की नून लीग में एमपी की सीट पे, जो ऊपर का उनका विंग थे ना, उसमें लियाकत बोसन और ये जो लोग थे, अल्लाह काशिफ बोसन और ये सारे गिलानी साहब के पास आ गए हैं। अच्छा, डेढ़ के पास नहीं है? नहीं सर, देखो ना, एक शख्सियत का कद काठ है, और फिर एमओ डेढ़ ठीक है, स्ट्रगलिंग कर रहे हैं, वो बहुत अच्छे एमपी से एमएनए तक गए हैं, लेकिन डेफिनेट सी बात है कहीं आके लोगों के पर जलने लग जाते हैं ना कि नहीं यार, यहाँ दो पिक्चर्स खड़ी हो तो फिर तो यार कि ये हमारे मिजाज का या हमारे एज का, यूँ समझ लें एज फैलो, तो वो फिर गिलानी साहब को उन्होंने एज दिया है। और गिलानी साहब यूँ समझें कुड़क्की लगा के बैठे हुए हैं, जहाँ उन्हें अंदाज़ा होता है ना कि भाई यहाँ से मुझे कोई छोटी सी पॉकेट भी मिल रही है, वो वहाँ पहुँच जाते हैं। अच्छा, फिर वो ये नहीं देख रहे कि मैंने सिर्फ 148 में कंपेन करनी है, वो 148 में भी कर रहे हैं, वो 149 में भी कर रहे हैं, वो 150 में भी कर रहे हैं, वो 151 में भी कर रहे हैं, 152 में भी कर रहे हैं। अच्छा, जहाँ उन्हें लगता है ना कि यार यहाँ से कोई चीज़ मिल सकती है, वो वहाँ पहुँच जाते हैं। इन्होंने भी जहांगीर का कोई जहाज रखा हुआ है कि जहाज तो खैर पता नहीं रखा है कि नहीं रखा, लेकिन ये है कि वाकई इस तरह पोजीशन जहाज वाली हुई है। देखो इतने मतलब 5 हल्कों में। अच्छा, तो वो गिलानी साहब को एज है, उसमें बैरिस्टर तैमूर को अभी जो एक हफ्ते की 10 दिन की जो उसकी कंपेन है, उसको कैसे रेट कर रहे हैं आप? सर मैं जो शहरी हल्के हैं ना जी, अगर उसमें शहरी हल्के में रेटिंग करें तो बैरिस्टर तैमूर की अच्छी पोजीशन है। और मुझे ये खदशा है कि अगर ये मतलब अगर कंपेन ऐसी जारी रही और वो अपने पोलिंग एजेंट वगैरह बनाने में कामयाब हो गए, तो कहीं ऐसा ना हो कि बैरिस्टर तैमूर दूसरे नंबर पे आ जाए। अच्छा, पहले पे चांस नहीं है? पहले पे सर बड़ा मुश्किल है। 2 हल्के हैं 13 और 14, इसको ज़रा डिस्कस करके लिए आप हमें व्यू दे दें कि जिनकी कौन कौन से विंग्स किसने पीटीआई का सर जो ये विंग है ना जी, जो पीपी 213 वाला खालिद जवेद वड़ाइच वाला, ये कमज़ोर है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अच्छा, पिछली दफ़ा भी कमज़ोर था? पिछली दफ़ा भी कमज़ोर था। उसकी वजह हल्के का नहीं है, वो हल्के का भी नहीं है। दूसरा ये होता है कि सर कि ना जो सियासतदान होता है ना, उसकी एक शख्सियत होती है, वो लोगों में घुल मिल जाता है, उनके मसले मसाइल बातचीत में होता है। ब्यूरोक्रेटिक जो स्टाइल होता है ना, वो सियासतदान को सूट नहीं करता। उसने सीखने को उसको कुछ इम्प्रूव नहीं किया गया। 18 में भी वो लूज किया था, तो अब भी वो लूज ही करेगा। अब इसमें जो मुकाबला वहाँ पे आपको मिलेगा ना, वो शौकत बोसन का और अली हैदर गिलानी का होगा, 1 on 1 होगा। ओके, ठीक है। अली हैदर गिलानी इसमें स्ट्रॉन्ग पोजीशन किसकी बनेगी? सर इसमें दोनों मैं नहीं कहता कि भाई उसके नहीं है और उसके ज्यादा वेटेज किसी के भी नहीं दे सकते, दोनों बराबर होंगे, कोई सभी 19-20 के फर्क से जीत जाएंगे। ओके, ठीक है। अली हैदर का ये एडवांटेज है कि अली हैदर अपने हल्के में रहा है, और बोसन सिकंदर बोसन को भी आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। जितने भी मतलब विंग्स दाएं बाएं लोग मिल रहे होते हैं, उसका ये नहीं होता कि सारा का सारा वोट बैंक ज़ाया हो जाए। दूसरा मेरे हिसाब से सिकंदर बोसन की ये भी कोशिश होगी कि डेढ़ सीट निकाले या ना निकाले, शौकत बोसन की निकालनी चाहिए, ये उसकी पूरी कोशिश होगी। अच्छा, इसी तरह वैसे मुकाबला सख्त होगा। ओके, पीपी 214 वाली जो सूरत हाल है ना जी, उसमें जो बज़ाहिर अब मुकाबला नज़र आएगा वो शहजाद भुट्टो का, नून लीग का और वसीम बहादुर घड़ियाल का होगा। बैरिस्टर मुदस्सिर शाह को जो मुजफ्फराबाद और ये वाला एरिया ना, जो नाज़म शाह साहब का अपना एरिया था, वहाँ उनका वोट बैंक होगा, मतलब वोट तो मिलेगा। वालिद को के बाद वो कैश करवा सकेगा उस हल्के को? मेरे ख्याल में है उसमें सर, उसमें ये पोजीशन है कि जो पीपल्स पार्टी का एक वोट है ना जी, उसकी एक अपनी एक माइंड सेट है, उसकी अपनी एज है,
उसकी अपनी थिंकिंग है वो नहीं जाता मेरे ख्याल में। वो ये समझता है कि अगर ऊपर पीपल्स पार्टी को वोट दिया तो नीचे भी पीपल्स पार्टी को वोट दे जाएगा। तो वो नजरियाती देगा, लेकिन वो मुदस्सिर शाह की वो पर्सनैलिटी जो करिश्मा है वो और लोगों में घुल मिल जाना, हाँ, वो सोशल होना। हम ये अब इसमें जितने भी ज़्यादातर कैंडिडेट आए हैं ना, कुछ वो नए हैं। एक मिसाल जैसे बैरिस्टर मुदस्सिर नए हैं, बैरिस्टर तैमूर नए हैं। बैरिस्टर तैमूर को तो चलो इसलिए भी थोड़ा लोग सोशल मीडिया पे जानते हैं भी इमरान खान के और शाह साहब के वकील थे, हाई कोर्ट इस्लामाबाद में इधर उधर पेश होते रहे हैं, तो उसके जैसे वो काफ़ी ज़रा थोड़ा लोगों में मशहूर हो गए। बैरिस्टर मुदस्सिर शाह भी अपने इलाके तक ही महदूद होंगे ना जी। अब चूंकि हल्का बंदियाँ नहीं हुई हैं, पॉकेट्स टूट गई हैं कुछ पॉकेट्स। अब जैसे अभी जिस एरिया में शायद हम बैठे हैं, अब ये 150 में ना हो, क्योंकि नवा शहर का जो ये इलाका बुखारी कॉलोनी ये 150 में आ गया जी। अच्छा, 150 149 का पता ही नहीं है कि जी कहाँ से 149 खत्म हो रहा है और कहाँ से शुरू हो रहा है 150 कहाँ से शुरू। तो ये हल्का बंदियों की वजह से भी काफ़ी मसाइल उसमें पैदा होंगे। लेकिन 214 में शहजाद भुट्टो और वसीम बंदराई का मुकाबला होगा। वही 1 to 1 जैसे वो अली गिलानी और शौकत बोसन का है, वही कंडीशन यहाँ पे भी होगी, ऐसी होगी। और ये दोनों जो एमपीए जीतेगा उसको एज मिलता जाएगा एमएनए को। डेफिनेट सी बात है, डेफिनेट सी बात है। जहाँ पे एमपीए जीतेगा उसका एज मिलता जाएगा एमएनए को। एमएनए की कोशिश ये होगी कि मेरा विंग जीते, मेरा विंग, ताकि मुझे उसकी सपोर्ट मिले। अगर एमपीए को 30-40 हज़ार वोट पड़ रहा है तो वो 30-40 हज़ार वो एमएनए को भी वो कंसिडर हो रहा होगा। ऐसे होगा। अच्छा, अभी टाइम हमारा ख़त्म हो रहा है, हमने वो डिस्कस किया था। लास्ट में चाहूँगा कि एक हल्का जो हम सेगमेंट शुरू कर रहे हैं जिसमें बड़े सख्त मुकाबले शुरू हो रहे हैं, वो हम पूरे पाकिस्तान के नज़रीन एक हल्के हम सेलेक्ट कर रहे हैं, जिसमें अभी जो है साहब ने सेलेक्ट किया है 158 जो है विहाड़ी का, इसमें तहमीना दुल्ताना और तारिक इकबाल साहब हैं, ताहिर इकबाल साहब। उसमें हमें थोड़ा सा व्यू देंगे ये मुकाबला कैसे है। और ये मतलब यूँ समझे कि विहाड़ी का एक मशहूर मुकाबला होगा, तगड़ा मुकाबला होगा। यहाँ पे तहमीना दुल्ताना का नाम कोई मतलब लोगों के लिए नया नहीं है, बहुत पुरानी वर्कर है नून लीग की। और ताहिर इकबाल साहब भी बहुत अच्छे और मंझे हुए जो है ना वो सियासतदान है वहाँ पे, क्योंकि अगर आप उनको देखें कि 2013 में वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे वो कामयाब हुए। उन्होंने 90,000 के राउंड अबाउट वोट लिए। तहमीना दुल्ताना उस वक्त भी नून लीग की टिकट से उनको हराया। हाँ जी, वो 72,853 वोट थे। और ये 2013 वो है जब नून लीग ने अपनी हुकूमत बनाई थी। और उस वक्त पीटीआई का भी उम्मीदवार था, उस वक्त पीटीआई आफ्ताब खिची पीटीआई के उम्मीदवार थे, वो भी 26-27 हज़ार वोट ले। 26,000। मतलब ये इस तरह का मुकाबला सख्त है कि जी आज़ाद उम्मीदवार ने पीटीआई के कैंडिडेट को भी हराया, नून लीग के कैंडिडेट को भी हराया, और वो कैंडिडेट जो एक हिस्ट्री है, एक नाम है। और जैसे आप कह रहे हैं कि ये पूरे पाकिस्तान में फेम है तहमीना दुल्ताना एक लेडी हो के इलेक्शन की पॉलिटिक्स करना। मैं पाकिस्तान में कोई 2-4 ही होंगी, जरताज गुल हो गई, ये होगी, 1-2-3 ही हो सकती हैं, अदरवाइज तो बाकी तो मखसूस नशिस्तों पे आ जाती है। हमने हल्के की सियासत में बड़ा औखा काम है। तो उसके बाद 18 में सर 2018 में भी ताहिर इकबाल साहब जीते पीटीआई की नशिस्त पे। आज़ाद के बाद वो फिर मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए, नून में शामिल हुए। फिर ये अब नून लीग से जब इलेक्शन आया फिर नून लीग उन्होंने छोड़ दी, फिर वो पीटीआई में, फिर वो पीटीआई से कामयाब हुए। पीटीआई 18 में कामयाब। अच्छा, उस वक्त भी उन्होंने तहमीना दुल्ताना को उन्होंने 14,000 वोटों से हराया। तो अब अभी 2024 में भी दोनों जो है ना वो मद्दे मुकाबले हैं, रवायती हरीफ हैं एक दूसरे के। और यहाँ पे जो हमारी मतलब मुख्तलिफ दोस्तों से बातचीत हुई तो उनका ये कहना था कि तहमीना दुल्ताना का कुछ नाराज़गी चल रही थी, जो साकिब खुर्शीद जो नीचे एमपीए की, जैसे हम विंग की बात करें, विंग सपोर्ट करते हैं, कि साकिब खुर्शीद के साथ कोई नाराज़गी चल रही थी तहमीना दुल्ताना की। तो फिर अभी नून लीग की क़यादत ने उनकी कोई आपस में सुलह कराई है। वो कहते हैं कि तहमीना दुल्ताना की ये बदकिस्मती रही है कि तहमीना दुल्ताना खुद बहुत अच्छी कैंडिडेट हैं, बहुत अच्छी शख्सियत हैं, लोगों को उनसे कोई गिला नहीं होगा, लेकिन उनके नीचे जो विंग्स बन जाते हैं वो उनके आपस में क्लैश, और वो एमएनए के साथ क्लैश, और वो तो वो ये होता है कि वो जो विनिंग पोजीशन में जा रहे होते हैं वो थोड़ा सा फिर डिफेम हो जाता है। ताहिर इकबाल साहब की जो सब बात बता रहा था कि 9 मई के वाक़े के बाद ये बिल्कुल मंजर से आउट हो गए, और ये अब इलेक्शन से 10-15 दिन पहले ही मंजर पे आए हैं। और फिर ये अपनी, चूँकि ये देही इलाके को भी और शहरी इलाके को भी बड़ा अच्छा उनकी ग्रिप है। विंग्स इनके कैसे हैं तारिक इकबाल साहब? विंग्स अच्छे, आज़ाद उम्मीदवार हैं, मतलब मुकाबला सख्त होगा। और ये भी 1 to 1 मुकाबला होगा तहमीना दुल्ताना। ये आज़ाद उम्मीदवार जो है वो यूथ को, पीटीआई को कुछ है, जैसे यहाँ पे बैनर लगाए हुए हैं लोगों ने आज़ाद उम्मीदवार हैं,
लेकिन बैनर लगाए हुए हैं उन्होंने, खान की तस्वीरें लगा दी हैं। अब देखें ना, जितने भी आज़ाद उम्मीदवार हैं, तस्वीर खान की लगी हुई है, पीटीआई का झंडा लगा हुआ है, आगे आगे निशान बेशक घड़ियाल लगा हुआ है, लेकिन वो निशान उसका वही है, क्योंकि वो लोगों को ये बावर और यकीन दिलाना चाह रहा है कि भाई मैं ही उम्मीदवार हूँ। अभी ये तारिक इकबाल साहब भी उसी पीटीआई और इसमें आफ्ताब खिची साहब भी दोबारा इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। अच्छा, वो भी आज़ाद उम्मीदवार के, वो भी आज़ाद उम्मीदवार हैं, मतलब तीन हो गए। अभी वो भी खिची साहब जो हैं वो भी अपने आप को क्लेम कर रहे हैं कहीं ना कहीं, मैं उम्मीदवार हूं। डाल सकते हैं इसको तारिक इकबाल को, डाल सकते हैं, मतलब 27,000 का वोट उसने लिया हुआ था, अभी अगर वो बैठ जाए तो वो तो सारा का सारा इसके पास आ जाएगा, लेकिन एक पोजीशन में आ जाता है। बात आपकी सही है, लेकिन एक दो रेगुलर इलेक्शन जीते ही खड़ा हो जो बंदा नेशनल असेंबली के, उसको पता होता है कि मैंने किसकी नब्ज पे हाथ रखना है और मैंने किसको कहाँ से उठाना है। और फिर ये नहीं होता सर कि 80-82 हज़ार आज़ाद उम्मीद, चले हम इसको छोड़ देते हैं ना सर, 2013 में जब नून लीग की हुकूमत बन रही थी वो तब भी आज़ाद जीते हैं, बड़ी बात है, तो वो 90,000 वोट ले गए। अच्छा फ़र्क देखें ना सर, तहमीना ने 2013 में लिए 72,000 वोट, 2018 में लिए 68,000 वोट, मतलब 4,000 वोट उधर से कम हुए। ताहिर इकबाल साहब 90,000 वोट ले रहे थे, उन्होंने लिए 82,000 वोट, उनके भी 7-8,000 वोट मतलब किसी आज़ाद उम्मीदवार ने बीच में से कम किए हैं। तो अभी भी मुकाबला इन दोनों का ही होगा, इन दोनों का ही होगा, और ये अच्छा मुकाबला होगा। और ये हमारे जनूबी पंजाब के में जो मतलब मशहूर मुकाबले, तगड़े मुकाबले हैं, उनमें से ये एक होगा। ठीक, बहुत शुक्रिया जो इसे आपके टाइम का। और नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। हमने कोशिश की कि जी जो सेलेक्टिव जो चीज़ें हैं हाईलाइटेड, क्योंकि बहुत सारे हल्के हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं और हम 1-on-1 किसी पे बात नहीं कर सकते, टाइम नहीं होता, और इसलिए हम जो एक्सपर्ट ओपिनियन है इनके, क्योंकि ये मार्केट्स में हैं, रूट्स में हैं, हल्के में हैं, लोगों से मिलते हैं और उनका इंटरव्यूज़ करते हैं, पैनल्स बनाते हैं और ग्राफ्स बनाते हैं, सर्वे करते हैं, फिर उसके बाद ये जाके ऑथेंटिक रिपोर्ट्स की सूरत में हम आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं। और नेक्स्ट भी हम कोशिश करेंगे कि इस तरह का पाकिस्तान लेवल पे जो 1 या 2 हल्के हैं, मखसूस हल्के जहाँ पे बड़ा ज़ोर का मुकाबला है, जैसे पिंडी में शेख रशीद और हनीफ अब्बासी का मुकाबला हो रहा है, यास्मीन राशिद और नवाज शरीफ का मुकाबला हो रहा है, तो इस तरह के जो हैं फैसल करीम कुंडी और अमीनुल्लाह गंडापुर का मुकाबला हो रहा है, तो इस तरह के हल्के हम अपने पैनल से इनकी एक्सपर्ट ओपिनियन लेते रहेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। बहुत से को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।